अब आज की कहानी पर आते हैं। दुनिया में बहुत तरह के कत्ल हुए, बहुत सारी सीरियल किलिंग हुई, बहुत सारे सीरियल किलर हुए, बहुत सारे कातिल हुए। कत्ल की अजब अजब वजह भी रही। कई बार तो ऐसी भी कहानियाँ आई कि बेवजह कत्ल हो गया। लेकिन आज की जो कहानी है ये 17वीं सदी की कहानी है, 17वीं सेंचुरी की। 1630 से लेकर 1655 साल 1630 से 1655 के बीच की ये कहानी है। करीब 25 साल के दरमियान एक महिला, जो रिकॉर्ड पे वो ये कि 600 से ज़्यादा मर्दों का कत्ल करवाती है, और असली फिगर कहते हैं कि इससे 3-4 गुना ज़्यादा है। मतलब 600 नहीं, करीब 2000 से भी ज़्यादा। कमाल की बात यह है कि एक सीरियल किलर महिला है, लेकिन जब उसका सच सामने आता है तो ज़्यादातर जो महिलाएं थी उस देश की, उनको उस महिला से नफरत नहीं थी, बल्कि उस महिला के लिए प्यार था। ये एक अजीब बात है कि एक महिला जो रिकॉर्ड पे 600 से ज़्यादा लोगों का कत्ल कर चुकी, उसको लेकर किसी के दिल में नफरत नहीं महिलाओं के, बल्कि उसको लेकर प्यार है, हमदर्दी है, इज्जत है। ऐसा क्यों? कहानी रोम की है और कहानी 17वीं सदी की है। तब उस जमाने में बहुत सारे लोगों की मौत हो रही थी। कोई सर्दी खांसी, अच्छा खासा सेहतमंद है, लेकिन वो बीमार पड़ जाए और उसकी मौत हो जाए तो, और चूंकि अलग अलग जगहों पे मौत हो रही थी, तो उसमें कोई कनेक्शन जुड़ नहीं रहा था। अलग अलग रीज़न थे, अलग अलग फैमिली थी, अलग अलग शहर इलाका था। तो सारी मौतों को किसी ने जोड़ कर देखने की कोशिश नहीं की। न उस वक्त की जो सारी पुलिस और ये चीज़ें होंगी, हालांकि उस वक्त सारा जो लॉ एंड ऑर्डर बाकी चीज़ें थी इटली में, वो चर्च के कंट्रोल में हुआ करता था। चर्च और वहाँ के पादरी जो हैं वो बहुत पावरफुल हुआ करते थे। तो लोगों की मौत होती रही और लोग इसे आम मौत मानते रहे कि नेचुरल डेथ है, ऊपर वाले की मर्जी है। तो किसी ने कुछ ध्यान नहीं दिया। हालांकि उस वक्त ध्यान दिया जाता तो शायद आने वाले वक्त में बहुत सारे मौत का सिलसिला रोका जा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस सारे जो लोग अलग अलग मरे थे, उसमें सिर्फ एक कॉमन चीज़ थी, और वो कॉमन चीज़ तब लोगों के जहन में सामने पता चली जब इस बात का खुलासा हुआ कि जो इतने लोग मारे गए हैं, इनकी मौत जहर से हुई थी। जो कॉमन फैक्टर था हर मरने वाले में, एक तो ये था कि वो सारे मर्द थे, पुरुष थे, और दूसरा कॉमन फैक्टर ये था कि उनमें से हर एक का अपनी पत्नी के साथ रिश्ता अच्छा नहीं था। मियाँ बीवी के बीच खटपट लड़ाई। तो ये बाद में पता चला। ये उस दौर की बात है जिस दौर में इटली में महिलाओं के अधिकार, महिलाओं के हक को लेकर बहुत सारे ज़्यादा चीज़ें उनके फेवर में थी नहीं। पुरुष प्रधान समाज, वहाँ पे शादी के बाद पति अपनी बीवियों को पीटते, मारते, टॉर्चर करते, उसके लिए कोई उसे जुर्म नहीं माना जाता था। ये माना जाता था कि ये पति का हक है, अधिकार है, वो अपनी बीवी के साथ कैसा भी बर्ताव करे। तो इसमें कानून और सज़ा नाम की कोई चीज़ बीच में नहीं आ सकती। महिलाओं को अपने पति से तलाक लेने का भी हक नहीं था। तो कुल मिलाकर मर्द जो है वो हावी थे। एक बार किसी की शादी हो गई तो वो अपने पति के रहमो करम पर है, वो जैसे उसको रखे, जिस तरीके से उसके साथ चाहे तो बर्ताव करे। और ये चीज़ें वहाँ की औरतें जो हैं लगातार घुटन महसूस कर रही थी, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही थी। और इसी चीज़ ने शायद इस कहानी को जन्म दिया। 17वीं सेंचुरी में रोम में 1630 के आसपास की बात है। सिसिली और नेपल्स, 2 शहर ऐसे, और रोम के अलावा, जहाँ पे एक गैंग काम कर रहा था। इस गैंग को जहरीला गैंग भी कहते थे, क्योंकि इस गैंग का खास जो काम था वो यही था, जहर से लोगों को मारना। और इस गैंग की सरगना थी जूलिया टूफाना नाम की एक महिला, जो विधवा थी, और उसकी एक बेटी थी। जूलिया टूफाना की कहानी ये थी कि जूलिया टूफाना की माँ को सजाए मौत हुई थी। जूलिया टूफाना की माँ भी अपने पति के जुल्म से बड़ा ज़्यादा परेशान थी, और उसके पति की मौत जहर से हुई। तो बाद में वो पकड़ी गई, जूलियाना की जो माँ थी,
और उसको फिर सज़ा हुई, चर्च ने फैसला सुनाया और उसे सज़ाए मौत दी गई। उसके बाद जूलिया टूफाना उस जगह से रोम पहुंच गई और उसकी शादी हो चुकी थी, एक बेटी थी। लेकिन फिर कुछ वक्त के बाद जूलिया टूफाना भी विधवा हो गई। अब ये बात कभी पता नहीं चला कि जूलिया टूफाना के पति की मौत कैसे हुई। बाद में ये शक हुआ कि शायद उसके पति की मौत भी जूलिया टूफाना के हाथों से हुई और जूलिया ने ही उसे जहर दिया होगा। तो जूलिया अपनी बेटी के साथ रोम पहुंच गई। जितने भी कत्ल किए, न तलवार, न गोली, न बम, किसी चीज़ से नहीं, बल्कि उसने एक नया तरीका ईजाद किया। उसने एक ख़ास किस्म का जहर बनाया और इस जहर का नाम भी खुद रखा और इस जहर का नाम था एक्वा टूफाना। जूलिया टूफाना, टूफाना का अपना जो सरनेम था उसने एक जहर के नाम में यूज़ किया और जहर का नाम दिया एक्वा टूफाना। कहते हैं कि जहर की 4 बूंद ही काफ़ी थी किसी की जान लेने के लिए। इस जहर की ख़ास बात यह थी कि इस जहर को उसने कई अलग अलग तरीक़ों से इस्तेमाल करने का तरीका निकाला। महिलाओं को कहा कि आप अपने मेकअप बॉक्स में रख सकती हैं। क्रीम के साथ उसने बोला कि आप इसको रख सकते हो और इसको एक तरह से ये भी कहा कि ये एक फेस क्रीम है। 4 बूंदें किसी क्रीम में डाल दी और बोला कि आप अपने पति को बता सकते हो कि ये फेस क्रीम है, इससे त्वचा निखरती है, जवानी लौटती है, आप ज़्यादा सुंदर दिखते हैं। तो इसके बाद परफ्यूम के उसमें भी उसने इन बूंदों को डालना जहर के शुरू किया और कहा कि मतलब इस तरीके से उसने इस जहर को बेचना शुरू किया कि आप इसको कोई भी महिला अपने घर के मेकअप बॉक्स में, ड्रेसिंग टेबल पर कहीं भी रख सकती और उसके पति या किसी को शक ही ना हो कि ये वो जानलेवा जहर है जिसकी 4 बूंद भी जान ले सकती है। इस जहर का न कोई रंग था, न स्वाद और न ही कोई इसकी गंध, यानी कि खुशबू या बदबू। तो बड़ा आसान था इसको किसी वाइन में मिलाना, ड्रिंक में मिलाना, पानी में मिलाना, कॉफ़ी में मिलाना, खाने में डाल देना 4 बूंद, सूप में डाल देना और इसको डालने के बाद आप दे दीजिए और बस कुछ देर के बाद उस शख्स की मौत हो जाएगी। तो कहते हैं एक कहानी यह है कि जब रोम पहुंची जूलिया तो उसने बहुत सारी ऐसी औरतें मिली जो अपने पति का दुखड़ा रोती थी कि मेरा पति हमें मारता है, पीटता है, टॉर्चर करता है। वहाँ से उसे ही आइडिया आया। इससे पहले उसकी माँ, ऑलरेडी उसको मौत की सज़ा हुई थी और उसकी माँ के साथ भी उसका पिता उसी तरीके का बर्ताव करता था, तो वो आंखों से देख चुकी थी। तो इन सारी चीज़ों ने उसके अंदर एक ये किया कि वो ऐसी महिलाएं जो शोषित हैं, जो जिनके ऊपर टॉर्चर किया जाता है, जिनके पति मारता पीटता है, इन महिलाओं की वो मददगार बने। और उसी के बाद उसने ये एक्वा टूफाना नाम का एक जहर ईजाद किया। ये जहर कैसे और क्यों बना ये कभी पता नहीं चल पाया, लेकिन उसके बाद उसने इस जहर को बनाया और इस तरीके से बनाया कि इसको बहुत ही आसानी के साथ कोई भी महिला यूज़ कर सकती थी और किसी को शक भी ना हो। इस जहर की पैकिंग भी वो खुद करती थी, क्योंकि बिना शक के इसे पिलाना था सामने वाले को जिसे मारना है। परफ्यूम की शीशियों में, जैसे मैंने आपको बताया, या कुछ ऐसी क्रीम के साथ कि आप ड्रेसिंग टेबल पे, अपने पर्स में, मेकअप किट में, कहीं पे भी आप रख सकते हैं और किसी को शक ना हो। तो आप घर में खुलेआम रख लें और किसी को पता ना चले। बल्कि एक बार कहते हैं कि एक सेंट निकोलस थे, संत निकोलस, उनकी तस्वीर की छोटी बोतलें उसने बनाई और उन छोटी बोतलों में भी इस जहर को भरना शुरू कर दिया और लोगों को देना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे उसने अपनी गैंग में, टीम में बहुत सारे लोगों को शामिल किया। कई बार उसने मरहम और तेल के नाम पे भी इस जहर को बेचा उन औरतों को जिनको ज़रूरत है अपने पति को मारना है। फिर धीरे धीरे इसने अपनी टीम में कुछ भ्रष्ट पादरियों को, कुछ दबी कुचली महिलाओं को, सताई हुई पति के महिलाओं को, कुछ ऐसी जो जादू टोना जानती थी उनको अपने गैंग में शामिल करना शुरू कर दिया। और उसके बाद ये जहर देना शुरू किया। 25 साल तक ये धंधा उसका लगातार चलता रहा। जो भी दुखियारी औरत अपने पति से तंग उसके पास आती, वो उन्हें ये जहर की शीशी देती अलग अलग शक्ल में, और उसके बाद वो बताती और वो ले जाती, अपने पति को देती। पति की मौत होती और किसी को शक नहीं होता कि पति की मौत क्यों हुई। उन्हें लगता किसी बीमारी की वजह से हुई या कुछ और वजह थी, लेकिन ये एक मर्डर है, जहर की वजह से हुई, ये किसी ने कभी कोई शक किया ही नहीं। अब ये सिलसिला चलता रहा और पूरे रोम में
किसी को भनक तक नहीं लगी कि ये क्या हो रहा है। लेकिन कहते हैं 1650 में 1650 में पहली बार जूलिया का ये राज फाश होता है, और ये भी बड़े नाटकीय अंदाज में। 1650 में जूलिया के पास एक महिला आती है और वो महिला अपने पति का दुखड़ा रोती है। जूलिया के बारे में उस महिला को कहीं किसी क्लोज उसके कांटेक्ट ने बताया था, और वो कहती है कि ऐसे ऐसे उसका पति तंग करता है। जूलिया उसे वही जहर की 4 बूंद देती है एक शीशी में, और कहती है कि तुम उसको किसी भी चीज़ में मिलाकर दे देना। वो उस जहर को अपने घर ले आती है। घर लाने के बाद बाकायदा डाइनिंग टेबल पर वो अपने पति को सूप सर्व करती है, और उस सूप में जहर की वो 4 बूंद डाल देती है। पति आता है और डाइनिंग टेबल पर बैठता है। सूप बस वो पीने ही जा रहा था कि इतनी देर में उसकी पत्नी का मन बदल जाता है। उसे लगता है कि ये ठीक है, मारता है पीटता है, पर मेरा पति है, मेरे बच्चों का बाप है, हो सकता है आगे चल के सुधर जाए, समझ जाए, बट मारना ठीक नहीं है। तो जहर लेकर आई, जहर सूप में डाला, सूप पति पीने जा रहा है, और ऐन वक्त पर उसका मन और दिल बदल गया, और उसने उस सूप को अपने पति के सामने से हटाया, और पति ने कहा कि मुझे पीने दो। उसने कहा नहीं, ये सूप ठीक नहीं है, आप मत पीजिए। पति फोर्स कर रहा है और वो उसको सूप पीने नहीं दे रही है, और आखिरकार उसने उस सूप को वहाँ से जबरन उठाया और ले जाकर फेंक दिया। इस चीज़ ने पति को मन में शक डाल दिया। उसने पूछा कि ऐसी क्या बात थी कि तुमने मुझे सूप पीने नहीं दिया। वो कुछ बताती नहीं है, वो फोर्स करता है, लगातार पीछे पड़ा रहता है, और आखिरकार उसकी पत्नी टूट जाती है, और वो कहती है कि दरअसल इस सूप में मैंने जहर मिलाया था और तुम्हें मारना चाहती थी, लेकिन मेरा इरादा बदल गया और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ, इसलिए तुम्हें सूप पीने से मना कर दिया। पति खुश होता है कि चलो पत्नी उसे मारी नहीं, लेकिन फिर उसके अंदर की जिज्ञासा जागती है और पूछता है वो कि तुमको जहर कहाँ से मिला, किसने दिया, तुम्हें कैसे पता कि इसको कहाँ मिलाकर कैसे वो किया जाता है। पत्नी ने उसे सारी बात बता दी, और पहली बार जूलिया टूफाना का सच उसने उगल दिया। इसके बाद पति अपनी पत्नी को लेकर रोम के एक चर्च में जाता है, जहाँ वो अक्सर जाया करता था, और वहाँ पादरी के पास पहुँचता है और पादरी को जाकर पूरा किस्सा बता देता है। और पादरी के सामने उस शख्स की पत्नी ये कन्फेस करती है कि ये एक्वा टूफाना नाम का जहर उसे जूलिया टूफाना ने दिया था, और उसकी जानकारी में उसने ये जहर बहुत सारी औरतों को पहले भी दिया है अपने पति को मारने के लिए। कहते हैं इस चर्च से ये बात फैल गई पूरे रोम में, और जूलिया जो है अब उसके सर पे गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी, मौत तय थी उसकी। जूलिया तक भी ये खबर पहुंची। जूलिया भागकर एक दूसरे चर्च में पहुंची जिसको वो मानती थी, जहां वो जानती थी, और वहां पे जाकर उसने शरण ली और अपनी गिरफ्तारी को रुकवाने की बात की। कहते हैं कि उस चर्च ने लगभग अपने दबदबे से, अपने ताकत से जूलिया की गिरफ्तारी और उसके लगे इल्ज़ाम को हटाने के तैयार भी हो गई थी, और लगभग जूलिया बच जाती। लेकिन तभी रोम में एक अफवाह फैल गई कि जूलिया की गिरोह में शामिल जादू टोना करने वाली महिलाएं और जूलिया का ये राज जब फाश हो गया तो इन लोगों ने मिलकर रोम के पूरे पानी में जहर मिला दिया है, और इनकी साजिश है कि रोम के सारे लोगों को मार डालो ताकि हम बच जाएं। और काला जादू करने वाली और बाकी लोगों ने मिलकर जूलिया के ही कहने पर रोम के पानी में जहर मिला दिया। यह अफवाह जैसे ही फैली पूरे रोम में गुस्से की लहर दौड़ गई। इसके बाद वो सारे गुस्साए लोग, उन्हें पता था कि जूलिया किस चर्च में शरण लिए हुई है, उसको घेर लेते हैं, और घेरने के बाद वो कहते हैं कि उसे वो अपने हाथों से सज़ा देंगे। मामला बहुत बिगड़ गया था। आखिरकार फिर जूलिया को, जो सबसे बड़ा वहाँ की सबसे बड़ी अथॉरिटी थी चर्च की, वो गिरफ्तार करने का हुक्म देती है। उसे गिरफ्तार किया जाता है। इसके बाद उसको टॉर्चर किया जाता है, और आखिरकार टॉर्चर और तमाम यातनाओं के बाद जूलिया टूट जाती है, और वो कबूल करती है कि लगभग पिछले 25 सालों में उसने नामालूम कितनी औरतों को जहर दिया। उसे ठीक ठीक गिनती भी याद नहीं थी, लेकिन उसको कुछ क्लाइंट्स के नाम और बाकी चीज़ें थी वो नोट करती थी। तो वो सारे हिसाब से जो ऑफिशियल फिगर आए वो करीब 600 मर्दों का उसने इस जहर से खून किया। लेकिन कहते हैं कि ये तादाद 2000 से ज़्यादा थी। जब ये सच्चाई सामने आई तो पूरे रोम में हाहाकार मच गया, कोहराम मच गया कि एक महिला ने इतने सारे महिलाओं को जहर इसलिए दिया ताकि वो अपने पति को मार सकें, और ये शायद उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी सीरियल किलर के तौर पर इसका नाम आया, जूलिया का। इसके बाद जुलाई
1659 1659 जुलाई में रोम की सबसे बड़ी चर्च ने जूलिया, उसकी बेटी और उसकी गैंग की 3 महिलाओं को मौत की सज़ा सुनाई। जूलिया, उसकी बेटी और 3 कुल 5 लोगों को। और इसके बाद फिर जूलिया ने जैसे जैसे अपने क्लाइंट्स के नाम बताने शुरू किए कि उसने उस औरत को जहर दिया, उस औरत को जहर दिया, उस औरत, तो अब वहाँ की चर्च और अथॉरिटी लग गई उन औरतों को पकड़ने में जिन्होंने अपने अपने पति को मारा जूलिया से जहर लेकर। और वो गिरफ्तार होती गई और उनको भी सज़ा दे दी गई। कहते हैं ऐसी बहुत सारी दर्जनों औरतों को भी सज़ाए मौत दी गई जिन्होंने जूलिया से ड्रग्स, जहर खरीद कर अपने पति को दिया था। हालांकि कुछ महिलाएं इसलिए बच भी गईं कि उन्होंने कहा कि उन्हें ये मालूम नहीं था। उन्होंने तो जूलिया से जो जहर खरीदा उसने कहा था कि ये एक ब्यूटी प्रोडक्ट है, इससे इस क्रीम है, इससे आप मेकअप कर सकते हो, आपका चेहरा अच्छा होगा। तो कुछ लोगों को ऐसे सबूतों के अभाव में छोड़ दिया गया, लेकिन दर्जनों महिलाओं को अपने पति को मारने के जुर्म में भी सजाए मौत मिली। इस कहानी में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये आई कि जिस दिन जूलिया को मौत की सज़ा दी जानी थी 59 में, कहते हैं उसी दिन जूलिया अचानक रहस्यमयी तरीके से उस जेल से गायब हो गई। उसके बाद उसका कोई पता नहीं मिला। तमाम उसकी खोजबीन की गई लेकिन जूलिया का सुराग नहीं मिला। जिस महिला को फांसी होनी, बल्कि मौत की सज़ा है, मौत मिलने वाली है कुछ देर के बाद, उसी दिन, उससे कुछ घंटे पहले उसका भाग जाना, ये बड़ा अपने आप में हैरान करने वाला था। इसके पीछे शक ये भी जताया गया कि जिस चर्च के साथ वो जुड़ी हुई थी उसके कुछ लोग उसके साथ मिले हुए थे और उन्होंने शायद उसके भागने में मदद की। तो जूलिया भाग गई लेकिन उसकी बेटी को सज़ाए मौत मिली, उसके साथियों को सज़ाए मौत मिली, दर्जनों दूसरी महिलाओं को सज़ा मौत मिली। लेकिन जूलिया के भागने के साथ ये मिस्ट्री तब भी बरकरार रही कि आखिर वो इस पॉइज़न को बनाती कैसे थी, इसका तरीका क्या था और उसके उस बनाए जहर में क्या चीज़ हुआ करती थी, ये एक राज रहा। तो जूलिया गायब हो गई और उसे उसकी सज़ा नहीं मिल पाई। इसी दौरान में जूलिया के गायब होने की खबर जब पब्लिक हुई तो एक जर्मन के मशहूर कंपोज़र थे वुल्फगांग एमडेस मोजार्ट। मोजार्ट बीमार पड़ गए, उसी अगले महीने भर के अंदर की बात है। और जब वो बीमार पड़े, बहुत ही फेमस मशहूर शख्स, तो मोजार्ट ने एक बयान दिया और कहा कि उन्हें मालूम है कि वो अब ज़्यादा दिन तक ज़िंदा नहीं रह पाएगा। और वजह बताई, बोला कि मुझे मालूम है कि मुझे जहर दिया गया है और ये जहर वही एक्वा टूफाना है और इसकी डोज के हिसाब से मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि मैं जिस तरीके से बीमार पड़ता जा रहा हूँ और मेरी बीमारी बढ़ती जा रही है कि मैं कितने दिन तक और ज़िंदा रहूँगा और इतने दिनों में मैं मर जाऊँगा। और वाकई मोजार्ट ने जो कहा था, ठीक उतने ही दिनों के अंदर अंदर मोजार्ट की मौत हो गई। तो आखिरी मौत मोजार्ट की हुई थी। जूलिया का कोई सुराग नहीं मिला और जूलिया के साथ वो जहर का राज भी हमेशा के लिए दफन हो गया। तो ये थी कहानी